नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विल पर। साथियों, आज की क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए हम लोग यहाँ मैराथन क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दूसरी बात यह साथियों कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी चाहिए। ठीक है, जितना सपोर्ट हो सकते उतना करिए, क्योंकि बहुत सारे साथी देखिए कह रहे हैं, हमको बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर लाइव क्लास क्यों नहीं आते हैं। तो मेरे साथियों, लाइव क्लास आने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया होती हैं, तो जैसे ही वो क्राइटेरिया हो जाएगी हम लाइव क्लास भी आने लगेंगे। हम लोग बढ़ते हैं आगे और आज की क्लास में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए मेरे साथियों, निश्चल शब्द की बात करते हैं तो निश्चल का संधि विच्छेद होता है नियोग छल। नियोग छल। कभी भी स्वर, ये आपका विसर्ग है, विसर्ग के बाद कभी भी छ आता है तो विसर्ग का जो परिवर्तन है यह स में हो जाता है। किस में होता है? स में होता है। और यहाँ पर छ है ही, तो ये बन जाएगा आपका निश्चल। निश्चल। और आप देख सकते हैं कि निश्चल शब्द जो बना हुआ है इसमें संधि कौन सी है, तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर विसर्ग के साथ जो विसर्ग है, इस विसर्ग के साथ व्यंजन जुड़ा हुआ है। व्यंजन जुड़ा है। ठीक है, तो विसर्ग के साथ आपका व्यंजन जुड़ा हुआ है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। क्लियर बातें? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि नियोग छल विकल्प आपके डी में दे रखा है, इसलिए विकल्प आपका डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 2 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका यहाँ पर कि पाप मुक्त में कौन सा समास है। पाप मुक्त, सबसे पहले तो इसका समास विग्रह करिए। पाप मुक्त, तो आप देख सकते हैं कि आप पाएंगे कि पाप से मुक्त, पाप से मुक्त। ठीक है, यानी विभक्तियों का लोप होना यहां पर दिख रहा है। विभक्ति का लोप होने का मतलब होगा तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। एक बात और जान लीजिए कि चूंकि पाप से जब मुक्त हो रहे हैं आप, तो पाप आपसे अलग हो रहा है और अलगाव की दशा में अपादान कारक होता है, इसलिए यहां पर अपादान तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है। यहां पर अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। क्लियर बातें? द्वंद्व समास की बात करते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच और एवं अथवा या आदि योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? आप देख सकते हैं कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, अप्रधान होते हैं या प्रधान होता है, या हम कह सकते हैं कि कोई पद प्रधान नहीं होता। कोई पद प्रधान नहीं होता, नहीं होता, तथा दोनों पद मिलकर के, तथा दोनों पद मिलकर दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की प्रधानता का बोध कराते हैं। किसी तीसरे पद की प्रधानता का बोध कराते हैं। बोध कराते हैं, इसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। और कर्मधारय की बात जब करेंगे तो कर्मधारय समास मेरे साथियों क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि जो कर्मधारय समास है इसमें लिखेंगे उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, तथा पूर्व पद और उत्तर पद में, तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध होता है। उपमेय का संबंध होता है।
ठीक है, इसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में परिभाषा पूछी जाती है और खासतौर पर डीएलएड में तो परिभाषा पूछी ही जाती है, इसलिए परिभाषाओं को जानते रहिए। करे त्रिलोचन में कौन सा समास है? देखिए त्रिलोचन में कौन सा समास होगा? त्रिलोचन का जब समास विग्रह करेंगे तो जाएगा तीन हैं लोचन जिसके, तीन हैं नेत्र जिसके, नेत्र जिसके, अर्थात शिव जी। किसकी बात कर रहे हैं? शिव की बात। तो आप देख सकते हैं कि ना तो तीन प्रधान है और ना ही नेत्र प्रधान है, बल्कि प्रधान कौन है? शिव जी हैं, इसलिए बहुबरी समास। तीसरा पद प्रधान बहुबरी समास हो जाएगा। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, जैसा कि आप जानते हैं। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, मैंने बताया है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। लिख लेंगे पूर्व पद प्रधान होता है तथा अव्यय होता है, इसी को हम लोग कहते हैं अव्ययी भाव समास। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है यहाँ पर कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक क्रिया होती है, मतलब एक उद्देश्य और एक क्रिया हो, इसे क्या कहते हैं? साथियों, जब हम लोग वाक्य की बात करते हैं, पहले तो वाक्य को समझ लेते हैं। वाक्य दो आधारों पर हम बांट सकते हैं। एक तो होता है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद किए गए हैं। अब सुनिए ध्यान से, जो ये 3 भेद होते हैं, इसमें एक होता है सरल वाक्य, सरल वाक्य या साधारण वाक्य किसी को कहते हैं। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, ये 3 वाक्य होते हैं। ठीक है, पहला सरल, दूसरा संयुक्त और तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एक उद्देश्य और एक क्रिया होती है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग साधारण वाक्य की संज्ञा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहे मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता था। तो मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता था, यहाँ पर आपको ये बताना है कि भाई मोहन में कौन सी संज्ञा है। मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, और जो नाम होता है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। कैसी संज्ञा? तो आप कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या आती हैं? जैसे अगर किसी जाति का बोध करता है, हमने कहा लड़का, लड़का, लड़की, मनुष्य, पुरुष, स्त्री, पुरुष। ठीक है, इसके साथ साथ कलम, मेज, कुर्सी, पंखा, व्यवसायों के नाम जैसे शिक्षक, माली, प्रोफेसर, ये सभी आपकी कैसी संज्ञाएं हैं? तो आप कहेंगे जातिवाचक संज्ञा है। जितने भी पशुओं के नाम हैं, हमने कहा कुत्ता, बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञा होते हैं। भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी होती है? जिनसे भाव का बोध होता है ना? जैसे मान लीजिए मैंने कहा प्रेम, प्रेम, घृणा, यौवन, यौवन, ईमानदारी, ईमानदारी। ईमानदार की बात करते हैं हम लोग तो विशेषण होता है, लेकिन ईमानदारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। न्यायी, अच्छा न्याय, न्याय नहीं, न्यायी व्यक्ति होता है, लेकिन न्याय क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है, और न्यायी आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो न्याय हो गया, न्याय हो गया आपका, पाप हो गया आपका, ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। और द्रव्यवाचक संज्ञा जो पदार्थ का बोध करते हैं, अवस्थाओं का बोध करते हैं। जैसे मान लीजिए गैसीय अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। मैंने कहा गैस, दूध,
पानी, ये सभी आपके द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 6 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है, करें निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो आप देख सकते हैं यहां पर पहला करे अल्प विराम। अल्प विराम यहां पर एकदम सही है। एक होता है अर्ध विराम, एक होता है साथियों अर्ध विराम, और अर्ध विराम को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। प्रश्न सूचक शब्द ये भी सही है आपका, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण विराम ये एक नहीं है बल्कि ऐसे होना चाहिए था, यह स्पष्ट सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। विस्मय सूचक ऐसे नहीं होता है, ये गड़बड़ है आपका। विस्मय सूचक होता है इस प्रकार, ये विस्मय सूचक है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। और ध्यान रखना कि कामता प्रसाद गुरु ने, कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों की कुल संख्या 20 माना है। कितनी? 20। लेकिन ये मानते हैं कि सभी जो विराम चिन्ह हैं वो अंग्रेजी भाषा से लिए हुए हैं, केवल एक पूर्ण विराम को छोड़ करके। कौन सा विराम? तो आप कहेंगे कि केवल पूर्ण विराम को छोड़कर, पूर्ण विराम यानी इसको छोड़ करके जितने भी शब्द हैं वो सभी अंग्रेजी भाषा से लिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, प्रेम और हर्ष आदि के भाव हों वे कहलाते हैं। जहां पर खुशी होती है, प्रेम होता है, घृणा, आश्चर्य ये सभी पाए जाते हैं, उसे हम लोग विस्मयादिबोधक कहते हैं। ये विस्मयादिबोधक एक तरह से जिससे वाक्य होता है ना, वहां पर वो चीज कहते हैं वाक्यों में। यहाँ पर देख सकते हैं संदेहवाचक क्या होता है। संदेह में जो है संदेह बरकरार होता है, और इसमें जैसे हम कहते हैं कि शायद, शायद वह आए, तो वह आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। शायद वह आए यानी शायद, संभवतः, इन शब्दों का प्रयोग संदेह व्यक्त करने के लिए किया जाता है। संकेत में यदि तो का प्रयोग देखने को मिल जाता है। यदि तो, इसका प्रयोग आपको देखने को मिल जाएगा संकेत में। जैसे हम कहते हैं कि यदि वर्षा होगी, यदि वर्षा होगी, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, तो फसल अच्छी होगी। ठीक है, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यहां पर संकेत देने की बात हो रही है। और निषेधवाचक, जिन वाक्यों में नकारात्मक सेंस मिलते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, ठीक है, तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, यहां पर निगेटिव बातें हैं, निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक पंथ दो काज, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। कह रहा है एक काम से दूसरा काम हो जाना। बिल्कुल यही सही है भाई, एक पंथ से दो कार्य, मतलब कोई कार्य कर रहे हैं उससे एक और काम हो गया, तो एक काम से दूसरा काम हो जाना। अलग अलग पंथ होना ये गलत है आपका, अलग अलग काम होना ये भी गलत है, और एक काम से दूसरे का संबंध न होना ये भी गलत है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आइए देखते हैं। राम दिन रात मेहनत करता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा बोलोगे उसी तरह, ये गड़बड़ है भाई आपका। जैसा बोलोगे वैसा, जैसा के साथ वैसा का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? वैसा का प्रयोग होता है। तो जैसा बोलोगे वैसा काटोगे, ठीक है, तो यहां पर ये गलत हो जाएगा आपका। आगे भी देख लेते हैं। पुस्तक विद्वत्ता पूर्वक लिखी गई है, एकदम सही है। मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली, ये भी सही है आपका। तो यहां पर विकल्प आपके बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कछुआ धीरे धीरे चलते हुए मंजिल तक पहुंच गया। रेखांकित में कौन सा पदबंध है, मतलब धीरे धीरे में ये पूरा दिया हुआ है, यहां से कौन सा पदबंध है। साथियों ध्यान रखेंगे कि धीरे धीरे जो होता है ना, ये क्रिया विशेषण अव्यय होता है। ये क्रिया विशेषण अव्यय होता है। क्यों होता है? क्योंकि चलना क्रिया और क्रिया की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, तो क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। अब सुनिए, ये धीरे धीरे चलते हुए पूरा यहां से जब अव्यय किसी शब्दों के साथ जुड़ता है, पूरे शब्दों को अव्यय बनाने का कार्य करता है। तो धीरे धीरे चलते हुए ये जो रेखांकित पद है, इसमें क्रिया विशेषण पदबंध है, इसलिए इसको पदबंध बोल दिया गया। तो क्रिया विशेषण पदबंध का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि राहुल तेज दौड़ता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? प्रश्न संख्या 11, राहुल तेज दौड़ता है। देखिए वाच्य की बात आ गई। अब भाई सीधी सी बात है कि अगर राहुल तेज दौड़ता है तो जो कार्य को करने वाला है वह कर्ता के रूप में आया है या फिर करण के रूप में, ये देख लेना है। आप कहेंगे कि सर नहीं, ये तो कर्ता के रूप में मौजूद है। और अगर दोस्तों कर्ता के रूप में यह मौजूद हो गया तो कभी भी याद कर लेना, अगर ये कर्ता के रूप में मौजूद है तो कभी भी ना तो कर्मवाच्य होगा ना ही भाववाच्य, हमेशा कर्तृवाच्य होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए कर्तृवाच्य में क्या होता है ना, और कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है यह साधन के रूप में मौजूद होता है, साधन के रूप में। अर्थात हम कह सकते कि कर्ता के साथ या तो से लगता है या तो के द्वारा लग जाता है, ठीक है ना। इसके लिए ये शब्द आपके लग जाते हैं, इसलिए यहां पर आपका कर्तृवाच्य नहीं बल्कि भाववाच्य या कर्मवाच्य के रूप में इसे प्रयोग में लाते हैं। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कह रहे यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं हो सकता, है ना। यह एक ऐसी पहेली है जिसे समझा सकना संभव नहीं हो सकता। अगला कार्य कि आजकल वहां काफी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है। काफी सरगर्मी है, ये अपने मतलब अपने आप में खुद ही जो है शुद्ध वाक्य है, ठीक है ना। तो इसमें ये दृष्टिगोचर सरगर्मी नहीं होगा आपका। 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकल आया, ठीक है। तो 2 दिनों की बदली के बाद मतलब 2 दिनों की बदली के बाद जो है आज सूरज निकल आया है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं लग रही है। आगे पढ़ लेते हैं। न्यायाधीशों ने कागजात का निरीक्षण किया, ठीक है। तो न्यायाधीशों ने कागजात, यहां पर जो शुद्ध हो जाएगा वो हो जाएगा 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला है। बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा सही हो जाएगा? सी आंसर आपके करेक्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे यहां पर है क्या ना कि सुलझा सकना नहीं शब्द होता है, सुलझाना होगा, ये शब्द होगा सुलझाना, इसलिए ये गलत है आपका। और यहां पर जो कर रहा है कि आजकल यहां काफी, अरे वहां काफी सरगर्मी, तो आजकल यहां काफी सरगर्मी जब दृष्टिगोचर आपको हो रही है तो इसका मतलब है कि आपको महसूस हो रही है, और महसूस हो रही है तो वहां का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा आपका। न्यायाधीशों ने कागज की जांच की, कागजात की नहीं, न्यायाधीशों ने कागज की जांच की, तो इसमें गलती है। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है कि व्यंजना के कितने भेद हैं? ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है आपके एग्जाम में। व्यंजना के कितने भेद हैं? देखिए व्यंजना के 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद हैं। एक होता है शाब्दिक व्यंजना, और दूसरा होता है आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और प्रश्न सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि को घटी ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है? अब देखिए वे हलधर के वीर, एक तो हल को धारण करने वाले कौन होते हैं? किसान, और दूसरा हलधर का अर्थ कृष्ण के जो भाई हैं, बलदाऊ जिसको कहते हैं ना, तो वो भी हैं कृष्ण के भाई, कृष्ण के भाई। 2 अर्थ हो गए यहां पर। इसके बाद कह रहा है कि को घटी ए वृषभानुजा, ध्यान सुनना, को घटी ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। तो वृषभानुजा का भी 2 अर्थ है। एक तो वृषभानु की जो पुत्री है राधा, और एक वृषभानुजा गाय को कहते हैं। 2 अर्थ हैं, इसलिए यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा शाब्दिक व्यंजना। जहां शब्दों के कई अर्थ होते हैं वहां पर व्यंजना तो होती है लेकिन शाब्दिक व्यंजना होती है, और जहां पर पूरी पंक्ति के ही अर्थ अलग होते हैं वहां पर आर्थी व्यंजना होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है कि अलंकार का वह प्रकार जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है क्या कहलाता है? तो भाई उपमान को सीधे उपमेय बना दिया जाए, इसी को तो हम लोग प्रतीप अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतीप अलंकार। जब उपमेय को उपमान बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए उपमेय क्या हुआ, हमने कहा कि मुख और उपमान चंद्र है, चंद्र है। हम कहते हैं कि मुख चंद्र सा सुंदर है, तो मुख को चंद्रमा के समान बता दिया गया, तो क्या हो जाएगा? उपमा हो जाएगा, उपमा अलंकार। लेकिन अगर उपमान को सीधे उपमेय मान लिया जाएगा कि चंद्र मुख सा सुंदर है,
चंद्र मुख सा सुंदर है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर आपका प्रतीप होगा, जो कि उपमा का उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, बी करेक्ट। अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति देखने को मिल जाती है। रूपक, यहाँ पर उपमेय को सीधे मतलब उपमान पर आरोपित कर दिया जाता है, और श्लेष चिपका हुआ, इसके अर्थ चिपके होते हैं, यानी ये कई शब्दों के अनेक अर्थ देखने को मिल जाते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है कि खोलें जू किवार तुम, खोलें जू किवार तुमको ही ऐतिबार, हरिनाम है हमारी बसी कानन पहाड़ में। अलंकार कौन सा होगा? ये करे छेकानुप्रास होगा, लाटानुप्रास होगा, वक्रोक्ति होगा, या श्लेषालंकार होगा। साथियों ये जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपके वक्रोक्ति अलंकार हैं। कौन सा है? वक्रोक्ति अलंकार है। वक्रोक्ति का मतलब समझिए, हरिनाम है हमारी बसी कानन पहाड़ में। हरि का अर्थ यहां पर दो है, एक तो भगवान और दूसरा हरि माने बानर भी होता है, वानर भी होता है। खोले जो किवार तुमको ही ऐतिबार, ठीक है, तुमको ही ऐतिबार, हरिनाम है हमारी बसी कानन पहाड़ में। एक बार क्या होता है, ऐसे ही वाक्य आता है कृष्ण और राधा का। तो कृष्ण राधा के दरवाजे को खोलते हैं, खोलें जो किवार तुमको ही ऐतिबार। भाई कह रहा है कि आप कौन हैं, ऐसा कौन है, मैं क्यों खोलूं किवार को बार बार। बोलते हैं हरिनाम है हमारी, हरि नाम है हमारी, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम हरि है, यानी भगवान विष्णु को भी हरि कहा जाता है, मेरा नाम हरि है। तो भाई वह बोलती हैं कि बसी कानन पहाड़ में, कानन मीन्स होता है पत्थर, पहाड़ में जाकर के बसिए, यानी वो हरि का अर्थ भगवान से नहीं बल्कि दूसरा निकाल लेती हैं जानबूझ करके। तो अगर श्रोता किसी अर्थ को जानबूझ करके गलत पेश करता है तो वहाँ पर मतलब वक्रोक्ति, वक्रधन उक्ति से बना हुआ है। ऐसा कथन जो टेढ़ा हो, वक्र हो, टेढ़ा हो। तो जब वक्ता, ऐसे कहिए कि जब श्रोता वक्ता की बात को जानबूझ करके गलत तरीके से पेश करता है तो यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? एक होता है श्लेष वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति, और दूसरा होता है काकु वक्रोक्ति, काकु वक्रोक्ति। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का है रूपक ढूंढिए। अब रूपक, विज्ञान यान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबने जाती है, पीपर पात सरिस मंडोला, उपमा है, सरिस उपमा, उपमा हो गया आपका। करे नयन तेरे मीन से है, उपमा है, छाया मत छूना मन। यहां पर देख सकते हैं कि विज्ञान यान, विज्ञान रूपी यान का रहा है, और जब किसी को रूपी का अर्थ देते हैं, किसी को रूप मान लिया जाता है, तो वहां पर आपके रूपक अलंकार हो जाते हैं। विकल्प आपके यहां पर करेक्ट जो हो जाएंगे वो 17 नंबर का ए आंसर आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 करा कि हमारे हरि हारिल, देखिए फिर आ गया आपका हरि रूपी हारिल, तो यहां पर भी रूपक अलंकार है, ठीक है, लेकिन यहां पर रूपक अलंकार दिया भी है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, तो हरि रूपी जो हारिल है उसकी लकड़ी की बात कर रहा है, रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हरि किसको कहते हैं? कृष्ण को। करे कि पाहुन ज्यों आए हो गांव में, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के छोड़कर, तालाब मेरी झोपड़ी में खिल उठे जलजात। इसमें कौन सा अलंकार है? देखते ही लग रहा है कि इसमें जो अलंकार का प्रयोग किया गया है यह उत्प्रेक्षा इसलिए है कि ज्यों यूं आपका आ जाता है, ज्यों, मानो, मानव, जानो, ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है। आसान सा प्रश्न है ये। आगे बढ़ेंगे, इसको देखते रहिए अलंकार को, है आसान। और ध्यान रखना एक बात और, डीएलएड के एग्जाम में, डीएलएड के एग्जाम में सबसे ज्यादा रूपक आता है, उसके बाद देखने को विरोधाभास मिला है, विरोधाभास कहीं कहीं उत्प्रेक्षा मिल गया है, लेकिन रूपक सबसे ज्यादा देखने को मिला है। कर उससे हारी होड़ लगाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये कह रहा है ना, उससे हारी होड़ लगाई। अब देखिए, जब हार लगे तो हारी की होड़ लगाई, जहां पर विरोध ना होते हुए विरोध का आभास होता है
वहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। विकल्प आपके बी करेक्ट होंगे। इसी की चर्चा हम कर रहे थे और ये पुनः आपके समक्ष उपस्थित हो गया। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 आपका कह रहा है कि अनुनासिक युक्त वर्ण को क्या कहते हैं। देखिए, जो वर्ण अनुनासिक युक्त होते हैं इसको लघु वर्ण कहेंगे, गुरु कहेंगे, सम कहेंगे या विषम कहेंगे। जितने भी अनुनासिक युक्त वर्ण होते हैं साथियों, इसको हम लोग लघु वर्ण के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो लघु वर्ण कहते हैं। तो विकल्प आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका कह रहा है यहाँ पर कि किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक तगड़, एक भगड़ और दो गुरु के क्रम में वर्ण होते हैं, उसे सवैया कहा जाता है, मंदाक्रांता होता है, वसंत तलिका होता है। क्या कहेंगे उसको? देखिए, वसंत तलिका में होता क्या है, इसके जो प्रत्येक चरण है इसमें 14 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में लिख लेना इसको, प्रत्येक चरण में 14 वर्ण, और जो प्रत्येक चरण है इसमें एक तगड़ मिलेगा, एक भगड़ मिलेगा, दो गुरु के क्रम में आपके वर्ण देखने को मिल जाएंगे। इसे कहते हैं वसंत तलिका। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग 23 का। करे आचार्य कुंतक के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है? यानी 4 है काव्य गुण, 2 है, 5 है या 6 है। मेरे साथियों, वैसे तो काव्य गुणों की संख्या 3 मानी गई है, लेकिन आचार्य कुंतक के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 6 है। कितनी है? 6 है। ठीक, ध्यान रखेंगे, काव्य गुण 3। ठीक है, काव्य दोष 3। ठीक, अब कुंतक के अनुसार काव्य गुण 6। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 10 और 200 की संख्या भी इन्होंने 10 ही माना है। आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 आपका कह रहा है कि चेतक, ये कह रहा है कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को, पंक्ति में कौन सा रस है? अब जब भाई यहाँ पर वीरता की बात कर रहा है ना, कि जो राणा प्रताप हैं वो क्या करते थे? चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। यह वीर रस की बात की गई है। क्या, किस रस की? तो वीर रस। तो यहाँ पर विकल्प आपके सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को। यह कह रहा है दोस्तों कि संधि को तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब संधि को तोड़ते हैं, जैसे संधि क्या है, हमने कहा यहां पर पुस्तकालय, यह एक संधि है। जब इसको तोड़ देते हैं यानी ये हो जाता है पुस्तक धन आलय। ठीक है, तो संधि को तोड़ने को क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं संधि विच्छेद। समास का विग्रह होता है। समास का विग्रह किया जाता है, समास को जब तोड़ते हैं तो उसको विग्रह कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है आपको। कमेंट जरूर लिखना है, जब कमेंट लिखेंगे तब मैं उतनी ही अच्छी वीडियो को बना पाऊंगा, है ना। तो कमेंट लिखना नहीं आपको भूलना है, और आपका पूरा सपोर्ट की आवश्यकता है। तो जितना सपोर्ट हो सकता है उतना सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।